हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें अभी तक हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में, जो है फर्टिलाइजेशन। तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। और देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा, जो है फर्टिलाइजेशन। इस टॉपिक में हम समझेंगे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। और ये टॉपिक आपके बुक में यहाँ पर समझाया हुआ है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, जब कोई फीमेल अपनी प्यूबर्टल एज में एंटर करती है तो उसकी एक ओवरी उन हजारों एग में से किसी एक एग को मैच्योर करके रिलीज कर देती है फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में। फिर ओविडक्ट उस ओवम को आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है यूट्रस के जंक्शन तक। अब फीमेल्स की तरह मेल्स में भी प्यूबर्टी में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और इस दौरान अगर कोई मेल और फीमेल सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो मेल मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को रिलीज कर देता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में समझा है, मेल्स मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को रिलीज करते हैं वेजाइना के अंदर, और वेजाइना से जो स्पर्म्स हैं वो एंटर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स एंटर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन कोई एक स्पर्म ही फर्टिलाइज करता है एग को। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में समझा था, जो हेल्दी मेल होता है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को रिलीज करता है, लेकिन उन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से कोई एक स्पर्म ही ओवम तक पहुंचता है और उसके साथ फ्यूज हो जाता है। और जैसा कि हमें पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाता है, और इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है और बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ओवम के साथ जब स्पर्म फ्यूज हुआ तो एक सिंगल सेल बना जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होता है। जाइगोट फर्दर डिवाइड करता है और बनाता है नया ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ पर जो जाइगोट प्रेजेंट है वो फर्दर डिवाइड करेगा, डेवलप होगा और अल्टीमेटली फॉर्म करेगा एक ह्यूमन बेबी को। इसीलिए जाइगोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है। अब जैसा कि हमें पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स बनते हैं वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कैरी करते हैं। तो अगर मैं एक ह्यूमन मेल गैमीट की बात करूं, यानी कि स्पर्म की बात करूं, तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे और फीमेल गैमीट में भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनेगा तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनेगा तो उसमें प्रेजेंट होंगे 46 क्रोमोसोम्स, क्योंकि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज होंगे तो उनके क्रोमोसोम्स नंबर ऐड हो जाएंगे, जिससे जाइगोट में टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम नंबर से एग्जैक्टली सेम है। सो अभी तक हमने समझा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है और बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और जाइगोट वो सेल है जो फर्दर डिवाइड करके डेवलप करेगा एक ह्यूमन बेबी। अब जो जाइगोट है और जाइगोट की डेवलपमेंट है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता, एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस होता है। यानी कि जाइगोट डिवाइड करके 2 सेल्स बनाता है,
फिर वो 2 सेल्स फर्दर डिवाइड करके 4 सेल्स बनाते हैं और ऐसे करते करते वो ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो बना है जाइगोट के डिवाइड करने से। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक ही सेल से बना होता है। तो जाइगोट कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है और बनाता है एक बॉल ऑफ सेल्स, यानी कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। सो अब एम्ब्रियो को फर्दर डेवलप करके बनाना है एक ह्यूमन बेबी। तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट की जरूरत होगी, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। तो एम्ब्रियो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, एम्ब्रियो नरिशमेंट लेगा यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग से, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट यानी कि सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है। जो एंडोमेट्रियम है वो बनी होती है ब्लड वेसल से, और जैसा कि हमें पता है ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है। सो ब्लड मदर्स बॉडी से न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करेगा एम्ब्रियो तक। अभी तक मैंने आपको बताया जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम से नरिशमेंट को गेन करेगा। जो एंडोमेट्रियम है वो ब्लड वेसल्स से बना होता है। जो ब्लड वेसल्स है उनमें ब्लड फ्लो करता है। तो जो ब्लड है वो मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो तक। इसीलिए जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की लाइनिंग के साथ अटैच हो जाता है, उसमें एम्बेड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। सो एम्ब्रियो फर्दर डेवलप करता है एक ह्यूमन बेबी में, और उसके लिए नरिशमेंट की जरूरत होती है। इसीलिए एम्ब्रियो यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग के साथ अटैच हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। सो द एम्ब्रियो attaches to the lining of the uterus. This process is called implantation. जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग के साथ अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, और इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एंड दिस लाइनिंग becomes thick and rich in blood to provide food and oxygen. तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो बनी होती है ब्लड वेसल्स से, जिनके अंदर फ्लो करता है ब्लड, और ब्लड मदर्स बॉडी से ट्रांसपोर्ट करता है फूड और ऑक्सीजन को। अब एम्ब्रियो को जिस नरिशमेंट की जरूरत थी, जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत थी, वो उसको मदर बॉडी से मिल चुका है। तो एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड करेगा और धीरे धीरे उसका साइज इंक्रीज होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनिशियली जो जाइगोट था वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर था। जाइगोट फर्दर डिवाइड हुआ और उसने एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाया जिसको हमने बोला एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ने एंडोमेट्रियम से नरिशमेंट को गेन किया और वो फर्दर डेवलप हुआ और उसका साइज इंक्रीज हो गया। अब एम्ब्रियो को और फर्दर डेवलप करना है और इंक्रीज करना है अपना साइज, अलग अलग ऑर्गन्स भी डेवलप करनी है। तो एम्ब्रियो की नरिशमेंट रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी। तो एम्ब्रियो अब नरिशमेंट कहाँ से लेगा? सो एंडोमेट्रियम अकेले एम्ब्रियो की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर सकता इस स्टेज पे। इसीलिए एक नया टिश्यू डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। सो जैसे जैसे एम्ब्रियो का साइज इंक्रीज होता है, ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, एम्ब्रियो की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। सो एंडोमेट्रियम अकेले उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकता, इसीलिए एक नया टिश्यू डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू होता है, यानी कि प्लेसेंटा भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, और साथ ही इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होता है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो प्लेसेंटा का डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है।
यानी कि एंडोमेट्रियम से एक नया टिश्यू डेवलप होता है जो डिस्क शेप का होता है और जो मदर को डेवलपिंग एम्ब्रियो से कनेक्ट कर देता है डायरेक्टली। सो प्लेसेंटा एक ऐसा टिश्यू है जो मदर और डेवलपिंग एम्ब्रियो को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, जिससे मदर की बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ऑक्सीजन है, वो डायरेक्टली डेवलपिंग एम्ब्रियो तक ट्रांसपोर्ट हो पाए। और इतना ही नहीं, एम्ब्रियो में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी प्लेसेंटा रिमूव करता है। सो अ स्पेशल डिस्क शेप्ड टिश्यू कॉल्ड द प्लेसेंटा कनेक्ट्स द मदर एंड द एम्ब्रियो। एक स्पेशल डिस्क शेप्ड टिश्यू डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मदर और एम्ब्रियो को आपस में कनेक्ट करता है, साथ ही एम्ब्रियो तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में भी हेल्प करता है प्लेसेंटा। इसी के साथ वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो एम्ब्रियो में बन रहे हैं उनको भी रिमूव करता है। सो प्लेसेंटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो तक न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। सो डेवलपिंग एम्ब्रियो प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और फर्दर साइज में इंक्रीज होगा। और जब एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी तो उस स्टेज पे हम एम्ब्रियो को बोलते हैं फीटस। सो फीटस वो स्टेज है जिसमें ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे करके फीटस भी साइज में इंक्रीज करेगा। जो ह्यूमन के अंदर ऑर्गन्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। और इस पूरी डेवलपमेंट के लिए टाइम लगता है 9 मंथ्स का, जिसको हम प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। सो प्रेगनेंसी वो टाइम पीरियड है जिसमें जाइगोट डेवलप होता है एक ह्यूमन बेबी में, और इस पूरी डेवलपमेंट के लिए टाइम लगता है 9 मंथ्स का। सो 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद जो फीटस है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है एक ह्यूमन बेबी में। अब जो ये ह्यूमन बेबी है ये रेडी है बर्थ के लिए, जन्म के लिए। बट अब इसका बर्थ कैसे होगा? कैसे ये ह्यूमन बेबी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर आएगा? सो जैसे ही ह्यूमन बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है तो जो यूट्रस की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देती हैं। तो जैसा कि हमें पता है यूट्रस मसल्स से बना होता है और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती है, यानी कि स्क्वीज करती है ह्यूमन बेबी को, जिसकी वजह से फाइनली जो बेबी है वो बॉर्न हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, जो वेजाइना है वो बर्थ कैनाल है, यानी कि वेजाइना के थ्रू जो बेबी है वो फीमेल बॉडी से बाहर आता है और फाइनली उसका बर्थ हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है। सो फाइनली द बेबी इज बॉर्न ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। फाइनली जो बेबी है वो बॉर्न हो जाता है, पैदा हो जाता है, क्योंकि जो यूट्रस की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शंस करती है, यानी कि स्क्वीज करती है ह्यूमन बेबी को, जिससे उसका जन्म हो जाता है, बर्थ हो जाता है। सो अभी तक हमने समझा फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फर्दर डेवलप करता है फीटस में और फीटस फर्दर डेवलप करता है एक ह्यूमन बेबी में। और इस पूरी डेवलपमेंट के लिए 9 मंथ्स का टाइम लगता है और आफ्टर 9 मंथ्स फाइनली चाइल्ड बर्थ होता है, यानी कि बेबी का जन्म हो जाता है। बट अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई होती तो क्या होता? What happens when the egg is not fertilized? अगर ओवम एग फर्टिलाइज ही ना हुआ होता तो क्या होता? चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है जब फीमेल अपनी प्यूबर्टी में एंटर करती है तो हर महीने एक ओवरी एक ओवम को रिलीज कर देती है ओविडक्ट में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। और इसी के साथ जो यूट्रस लाइनिंग है वो भी थिक हो जाती है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। ओवरी के साथ साथ यूट्रस भी खुद को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो एंडोमेट्रियम की जरूरत होगी। इसीलिए हर महीने
यूट्रस अपनी एंडोमेट्रियम को थिक कर देता है, ब्लड वेसल्स का नंबर इंक्रीज कर देता है, जिससे अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो पॉसिबल एम्ब्रियो को टाइम पर नरिशमेंट मिल सके। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होता है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो जो एग है, जो ओवम है, उसकी जरूरत नहीं होगी, और साथ ही जो यूट्रस की लाइनिंग है, जो थिक हुई है, उसकी भी जरूरत नहीं होगी। इसीलिए जो ओवम है, जो एग है, वो डिजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जैसे ही ओवरी एग को रिलीज करती है, एग एक दिन के लिए वाइबल रहता है, यानी कि जिंदा रहता है। बट अगर एक दिन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो एग है वो डिजेनरेट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, और जो यूट्रस की लाइनिंग है वो शेड हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस की इनरमोस्ट लाइनिंग है, वो टूट चुकी है, उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। और जैसा कि हमें पता है, एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स से बनी होती है। तो जब एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होगी तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी टीयर होंगी, जिससे जो ब्लड है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। So, the uterus lining slowly breaks and comes out as blood and mucus through vagina, called menstruation, which lasts for 2 to 8 days. तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जो यूट्रस लाइनिंग है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है, और टूटकर ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में बाहर आती है वेजाइना से। और इस पूरे प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, जो फीमेल्स में 2 से 8 दिन तक होता है। अगर किसी फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो एंडोमेट्रियम है उसकी भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी नहीं होगा, जिस वजह से जो यूट्रस लाइनिंग है वो टूटना शुरू हो जाएगी। और जब यूट्रस लाइनिंग ब्रेक डाउन होगी तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनका भी ब्रेक डाउन होगा, जिस वजह से ब्लड और म्यूकस वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और ये प्रोसेस फीमेल्स में 2 से 8 दिन तक चलता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फीमेल्स में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब जैसा कि हमें पता है, जब फीमेल अपनी प्यूबर्टल एज में एंटर करती है तो हर महीने उसकी ओवरी और यूट्रस खुद को प्रिपेयर करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फॉर इम्प्लांटेशन। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो हर महीने जो एग है, जो रिलीज करा था ओवरी ने, वो डिजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जो यूट्रस लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होगी और मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होगा। और ये जो प्रोसेस है ये हर महीने रिपीट होगा, और इस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल वो साइकिल है जो फीमेल्स में हर महीने रिपीट होती है, यानी कि जब फीमेल अपनी प्यूबर्टल एज में एंटर करती है तो उसकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हर महीने ओवरी एक ओवम को मैच्योर करके रिलीज करेगी, जो यूट्रस लाइनिंग है वो थिक होगी। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होगा। और ये जो साइकिल है ये हर महीने फीमेल के अंदर रिपीट होती है। अब ये जो इवेंट्स हैं, ओवरी जो एग रिलीज करती है, जो यूट्रस लाइनिंग थिक होती है, जो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होता है, इन सारे इवेंट्स को कंप्लीट होने के लिए लगते हैं 28 टू 29 डेज। यानी कि 28 टू 29 डेज के बीच में ओवरी एग रिलीज करती है, यूट्रस लाइनिंग थिक होती है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होता है। और इस पूरे इवेंट की साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हर महीने प्यूबर्टी के बाद रिपीट होती है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कौन से प्रोसेसेस होते हैं। इस टॉपिक में हमने समझा कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो फीमेल बॉडी के अंदर कौन से प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती
तो कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होकर बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट डेवलप करता है एक ह्यूमन बेबी में, और जाइगोट से ह्यूमन बेबी में डेवलप होने के लिए टाइम लगता है 9 मंथ्स का, जिसको हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। और आफ्टर 9 मंथ्स बच्चे का जन्म होता है, एक ह्यूमन बेबी बॉर्न होता है। साथ ही हमने देखा कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होता है, और ये जो साइकिल है ये हर महीने रिपीट होती है, और इस साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।